अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके बारे में एक दो कंसेप्ट यानी दो तस्वुरात मशहूर है। एक को क्लासिकल कंसेप्ट कहा जाता है और जो दूसरी है उसको मॉडर्न कंसेप्ट कहा जाता है। क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं और मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सोर्स से भी हासिल किए जाते हैं। जैसा कि 1828 में जब फ्रेडरिक वॉलर ने लैब में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एक रिएक्शन किया, उस रिएक्शन में बेसिकली उसने अमोनियम साइनेट को हीट करने पर उसने यूरिया को ऑब्टेन किया। और यूरिया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो अमोनियम साइनेट है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ होता है और फ्रेडरिक वॉलर वो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसिडर किया जाता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हासिल किया जाता है। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बेसिकली दो कंसेप्ट थे, एक को क्लासिकल कंसेप्ट और दूसरी जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट है। तो हम जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो पहला सोर्स है वो एनिमल है, दूसरी सोर्स प्लांट्स है। इसके बाद जब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ये मर जाते हैं, जब ये ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, फिर उस पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, बैक्टीरियल रिएक्शन भी होते हैं, केमिकल रिएक्शन भी होते हैं और फिर उसके साथ साथ ज़मीन का जो टेम्परेचर है और ज़मीन का जो प्रेशर है, उसके नतीजे में ये डेड ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स है और एनिमल्स है, इनसे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं और उन फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम्स, नेचुरल गैस और कोल आते हैं। तो हम धीरे धीरे इनको डिस्कस करेंगे कि सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये क्या है और ये कैसे बनते हैं। जो पहला सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो है एनिमल्स। एनिमल से बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में क्या आते हैं, जैसे कि मटन है, बीफ है और जो मीट है, ये प्रोटीन्स में आते हैं। यानी इन प्रोटीन्स को हम मीट से हासिल करते हैं और डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स है, उससे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। प्रोटीन्स में जो फिश है, इसके साथ एग्स, मटन और जो चिकन मीट है, इनसे प्रोटीन हम हासिल करते हैं। इसके साथ हम एनिमल से पेट्स और ऑयल्स भी हासिल करते हैं, जिससे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। इसके साथ एनिमल्स, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ये मर जाते हैं और ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और इसके बाद जब बैक्टीरियल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ज़मीन का जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, उसके नतीजे में इससे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनता है, फिर इसके बाद इस पेट्रोलियम को रिफाइनरी में ले जाते हैं, जहाँ से उसको इस पेट्रोलियम से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हासिल किए जाते हैं, जैसे कि अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स, ETC एटसेट्रा हासिल किया जाता है। पेट्रोलियम में बेसिकली डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल,
नेप्ता और सीएनजी जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहा जाता है, जो कि बेसिकली ईथेन और मीथेन है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो ये एनिमल्स जो कि एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दूसरी नंबर जो है वो है प्लांट्स। प्लांट से बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट हासिल कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके साथ इससे हम विटामिन्स भी हासिल कर सकते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन और ऑयल्स, जैसे कि पाम ऑयल्स, ओलिव ऑयल्स एट्सेट्रा, और जो कि ऑयल्स ये हम हासिल कर सकते हैं। ये प्लांट्स जब ज़िंदा होते हैं, तो जब ये ज़िंदा होते हैं उस सूरत में हम उनसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ऑयल हासिल कर सकते हैं। और जब ये मर जाते हैं, जब ये पौधे मर जाते हैं और ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर ज़मीन में डिफरेंट बैक्टीरियल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, और ज़मीन का टेम्परेचर और प्रेशर, उसके नतीजे में फिर इन प्लांट्स से कोल हासिल होता है, कोल्स, और एनिमल से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हासिल होता है, नेचुरल गैस हासिल होता है। इन तीनों को असल में फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। इन तीनों को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स असल में ये फ्यूल्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब ये ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और उसके बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, बैक्टीरियल रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ, जब ये इनके तहत आ जाते हैं तो उनसे फिर फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। और ये फॉसिल फ्यूल्स असल में कोल्स है, पेट्रोलियम्स है, नेचुरल गैस है। तो हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को अलग अलग डिस्कस करेंगे। हाँ, अब हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। कोल जो कि फॉसिल फ्यूल्स है। कोल बेसिकली ये ब्राउन, ब्लैक सॉलिड होता है, सॉलिड्स। और क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा ये फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है। और फॉसिल फ्यूल जब सॉलिड फॉर्म में हो तो उसको कोल कहा जाता है। और कोल असल में ये पाम होता है, प्राम डीड प्लांट्स। जब प्लांट्स मर जाते हैं और ज़मीन के अंदर बरीड, दफन हो जाते हैं, तो उनसे असल में कोल बनता है जो कि सॉलिड ब्राउन और ब्लैक फॉर्म में होता है, तो उससे कोल बनता है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास वुड है, और ये वुड जब दफन हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो उस पर क्या होता है, उस पर बैक्टीरियल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन भी उस पर होता है। तो ये वुड ये पीट पे कन्वर्ट हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। और इस पीट पर जब टेम्परेचर, ज़मीन का जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, ये अमल करता है, तो ये पीट फिर बाद में कोल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? कोल में कन्वर्ट हो जाता है।
हाँ, और जब ये कोल बनता है तो ये डिफरेंट पाम में बनता है। तो अब हम उन पाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोल की कितनी अक़साम है। कोल की बेसिकली 4 अक़साम है और उन अक़साम को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला किस्म है वो उसको लिग्नाइट कहा जाता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट ये असल में लो परसेंटेज ऑफ कार्बन ये कोल है, यानी लिग्नाइट में जो कार्बन की जो परसेंटेज है वो सबसे कम है। तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द पाम ऑफ अ कोल कंटेन लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो लिग्नाइट हो सकता है। इसके बाद सब बाइटोमिनस और बाइटोमिनस और एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट ये इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो हाई होता है, यानी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी इसका जो कार्बन का जो कंपोजिशन है वो हाईएस्ट है। सिक्यूज इस तरह आ सकता है पाम ऑफ कोल्स में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाम ऑफ अ कोल कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो वो एंथ्रासाइट ही हो सकता है। तो ये कोल के बारे में हमने पढ़ा और इसके बाद हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली डेड एनिमल से बनता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो कि बाकी रह गया उसके बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बेसिकली ये डेड एनिमल से बनते हैं। जब एनिमल्स मर जाते हैं और ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, उसके बाद बैक्टीरियल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस और जो ज़मीन का टेम्परेचर होता है और प्रेशर, उसके नतीजे में उससे फिर पेट्रोलियम बनते हैं और नेचुरल गैस भी बनता है। पेट्रोलियम लफ्ज़ को अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम का जो लफ्ज़ है वो 2 अल्फाज या लफ्ज़ों का मजमुआ है। इसमें पेट्रो मीन्स रॉक्स और ओलियम मीन्स ऑयल्स, यानी पेट्रोलियम्स को हम रॉक ऑयल भी कह सकते हैं, रॉक ऑयल। हाँ, जो अदर्स नेम है पेट्रोलियम का वो उसको हम क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं, क्रूड ऑयल। इसी तरह इसको मिनरल ऑयल्स भी कहा जाता है, मिनरल ऑयल्स भी कहा जाता है और लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये याद रखने की जो बातें हैं कि पेट्रोलियम को रॉक ऑयल, क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल और लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोलियम जब ज़मीन से निकलता है तो उसका जो स्मेल होता है वो अनप्लीजेंट, नाखुशगवार स्मेल होता है। उसके बाद इस पेट्रोलियम को रिफाइनरी में ले जाता है जहाँ उसको रिफाइन किया जाता है। जो डिस्टिलेशन जो टावर्स होते हैं वहाँ फ्रैक्शनेशन जो टावर होते हैं, फिर उससे डिफरेंट फ्रैक्शंस जो होते हैं पेट्रोलियम के ऑन बेस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, उसको डिफरेंट फ्रैक्शन में अलग करते हैं। पेट्रोलियम असल में कम्बिनेशन है हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें बेसिकली अल्केन्स होते हैं, साइक्लो अल्केन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पेट्रोलियम्स में। हाँ, इसके बाद जो है वो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस ये असल में मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
इसमें बेसिकली जो इसका कंपोजिशन होता है वो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ट्रेस अमाउंट में ब्यूटेन भी होता है, ब्यूटेन। और इस कंपोजिशन में जो कंपोनेंट ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है वो मीथेन होता है। तकरीबन 85 to 95% जो नेचुरल गैस है वो मीथेन पर मुश्तमिल होता है। और इसके जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स ये लो मॉलिक्यूलर मास होते हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, तो इसलिए उसको नेचुरल गैस कहा जाता है। पाकिस्तान में नेचुरल गैस को सुई गैस कहा जाता है और सुई गैस का जो फलसफा है, इसको क्यों सुई गैस कहा जाता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो हमने डिस्कस किए सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक सोर्स था, यानी इन कंपाउंड्स यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म था। और जो इनऑर्गेनिक सोर्स है उसको मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि सिंथेसिस, यानी सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो प्रिपरेशन करते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम तैयार करते हैं लेबॉर्ट्री में, वो आर्टिफिशियल तरीक़ा है, यानी ऑर्गेनिक जो थिंग्स है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको इस्तेमाल करके हम अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तैयार कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्स यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में। जो इनऑर्गेनिक जो आर्टिफिशियल जो मेथड्स है या सोर्स है, आर्टिफिशियल मेथड जो है या इनऑर्गेनिक सोर्स जो है जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करते हैं, वो अमोनियम साइनाइड। इस अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किया जाता है तो इससे यूरिया बनता है, N2H4CO यूरिया। और ये क्या है? अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक है, और यूरिया ये ऑर्गेनिक है। तो ये जो आर्टिफिशियल जो मेथड था यानी जो इनऑर्गेनिक मेथड था, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक सोर्स से भी हासिल कर सकते हैं। और ये किसने ये कंसेप्ट दिया? ये फ्रेडरिक वोहलर ने दिया 1828 में, जब उसने अमोनियम साइनेट को गर्म किया और यूरिया को ऑब्टेन किया। और फिर यूरिया ये सिमिलर था उस यूरिया से जो ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता था। तो इस लेक्चर में हमने सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा। अगर कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप कमेंट में कर सकते हो। तो इसके बाद हम जो सिंथेसिस है और सिंथेसिस के जो टाइप्स है, पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस, और इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।